बाकी बचे हुए कुछ क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन अभी हम देखेंगे। हमने 61 तक कर लिया था, अभी क्वेश्चन नंबर 62। मासेस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, यानी कि आकाश गंगाओं के शब्दों को किन शब्दों में व्यक्त किया जाता है। तो आकाश गंगा का द्रव्यमान, इसका आंसर होगा सी, सौर द्रव्यमान, राइट। आकाशगंगा के द्रव्यमान को सौर द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसमें और बहुत कुछ है नहीं समझाने को, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है। वेटलेसनेस इज एक्सपीरियंस्ड इन स्पेसशिप इज ड्यू टू, यानी अंतरिक्षयान में भारहीनता का अनुभव क्यों होता है, राइट। तो जाहिर सी बात है कि आप भार जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वेट भी बढ़ता जाएगा। जैसे आपने देखा हो, सुना होगा ज्योग्राफी क्लास में कि 0 डिग्री यानी इक्वेटर पर सबसे कम भार महसूस होता है, और वहां से जैसे जैसे हम ऊपर यानी ऊपरी अक्षांशों की तरफ जाते हैं, ध्रुवों की तरफ, वैसे वैसे हमें वेट गेन होता है, वेट बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसका आंसर बी, गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में भारहीनता का अनुभव होता है अंतरिक्ष यान में, राइट। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट का काम करता है? बहुत इजी, ये बचपन में हम लोगों को बताया जाता है, ठीक है। तो गति के संरक्षण के नियम पर काम करता है रॉकेट, ठीक है। उसमें गति का संरक्षण रहता है, और जब उसमें थ्रस्ट होता है तो न्यूटन का लॉ लगता है और उस हिसाब से वो ऊपर जाता है, ठीक है ना। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और वेल एक्सप्लेन्ड है। रेगिस्तान में रातें मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक ठंडी होती हैं, क्यों? हमने अपनी क्लास में एक बार डिस्कस किया था कि पृथ्वी पर ऐसा क्षेत्र जहां सबसे अधिक गर्मी पाई जाती है वो 0 डिग्री नहीं होता। हालांकि 0 डिग्री पर सूर्य की लंबवत किरणें वर्ष में 2 बार पड़ती हैं, वहां पर ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, ऊर्जा तो वहीं मिलती है, लेकिन वहां गर्मी सबसे ज़्यादा नहीं होता। गर्मी होता है बल्कि 0 डिग्री के थोड़ा ऊपर, यानी 23.5 डिग्री तक। हमने मैप में दिखाया था जहां सहारा का रेगिस्तान है, वही जगह पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म है, और रात में ठंडा भी वही बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका हमने एक्सप्लेनेशन ये देखा था कि 0 डिग्री पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वहां पे सूर्य की ऊर्जा कंज्यूम हो जाती है, लेकिन जैसे हम रेगिस्तान पर जाते हैं वहां पेड़ पौधे नहीं है, बिल्कुल सपाट जमीनें होती हैं, चट्टानें होती हैं, रेते होती हैं, जो बहुत तेज गर्म होती हैं, और ऊर्जा का कंजम्पशन नहीं हो पाता। तो यही जब रात होता है, जब सूर्य की किरणें चली जाती हैं, तो उनसे ये ऊर्जा फिर विकिरण होती है रात में, राइट। तो ये जल्दी गर्म होती हैं और जल्दी विकृत भी हो जाती हैं। विकृत होने के कारण वहां का थोड़ी देर के लिए तापमान बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी ऊर्जा खत्म होती है फिर वो तापमान वो रेगिस्तान उतना ही ज्यादा ठंडा हो जाता है, राइट। तो यहां पर रेगिस्तान में रातें मैदानी क्षेत्र की तुलना में अधिक ठंडी क्यों होती हैं? क्योंकि रेत अधिक तीव्रता से गर्मी विकृत कर देती है, राइट। ठीक है, रेत अधिक तीव्रता से गर्मी को विकृत कर देती है और जल्दी वहां पे ऊर्जा खत्म हो जाता है, इसलिए रेगिस्तान में रातें अधिक ठंडी हो जाती है मैदानी क्षेत्र की तुलना में। मैदानी क्षेत्रों में रातें अधिक ठंडी क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पर ऊर्जा का कंजप्शन हो जाता है और उसका ऊर्जा वायुमंडल में थोड़ी देर तक बना रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में पेड़ पौधे घास फूस ये सारी चीजें रहती हैं, और इसके अलावा बादल होते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में बादल भी नहीं होते, इसकी वजह से ऊर्जा वायुमंडल के बाहर ही निकल जाती है वहां पर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 65। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है? 65 नंबर क्वेश्चन। सॉरी 66 नंबर क्वेश्चन, द फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री। तो इसके आंसर होंगे डाल्टन। इन्होंने ही केमिस्ट्री में शुरुआती दौर में जो खोजें की थी और कुछ आविष्कार किए थे, इसलिए इन्हीं को आधुनिक विज्ञान का
जनक कहा जाता है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर डाल्टन हो गया, ये आप समझ गए, सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, 67 नंबर। निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावित करता है कि परमाणु अविभाज्य हैं? राइट, 66 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड दैट एटम्स इज इंडिविजिबल, यानी परमाणु अविभाज्य हैं। तो इसी के कारण डाल्टन को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य हैं। राइट, तो उसी का अगला क्वेश्चन हो, अभी नेक्स्ट, इसके पहले हमने क्वेश्चन देखा था डाल्टन को, वही इसके अगले आंसर भी हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? राइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इजंट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन? तो इसमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये तीनों चीजें इसके आइसोटोप हैं। जो नहीं है वो है इरिटियम। इरिटियम इसका आइसोटोप नहीं है हाइड्रोजन का। ठीक है, (69) नंबर क्वेश्चन, द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटीज वॉज डिस्कवर्ड बाई। तो हेनरी बैक्वेरेल, इन्होंने खोजा था रेडियो धर्मिता की घटना को। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? क्योंकि यहां पर तो हिंदी है तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन कई बार इंग्लिश वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो इसका आंसर होगा परमाणु संलयन। हाइड्रोजन बम इसी सिद्धांत पर काम करता है। याद रखिए, परमाणु विखंडन यानी फिजन और परमाणु संलयन यानी फ्यूजन। फिजन और फ्यूजन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हिंदी है तो परमाणु विखंडन को फिजन बोलते हैं और परमाणु संलयन को फ्यूजन बोलते हैं। तो परमाणु संलयन होता है तो उसके सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनता है। राइट, और इसी के सिद्धांत इसी के तरीके से सूर्य से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो इसी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपसे अगर कभी पूछा जाए कि सूर्य से हमें जो ऊर्जा मिलती है तो वही है, यहाँ पर परमाणु का संलयन होता है। संलयन होने के समय उसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। राइट, तो ये हाइड्रोजन बम, इसका आंसर हो गया बी। पीला केक जो सीमा पर तस्करी की वस्तु है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यह है यूरेनियम ऑक्साइड। इस समय आप जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा ये सोर्स है यूरेनियम ऑक्साइड। सॉरी, रिन्यूएबल नहीं बोला, गलत बोला मैंने। ये स्वच्छ ऊर्जा जिसको बोलते हैं, जिससे प्रदूषण नहीं होता। राइट, उसका सोर्स है यूरेनियम। और अभी के समय में इसी का तस्करी होती है, यूरेनियम के ऑक्साइड की। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड किससे प्राप्त किया जाता है? टार्ट्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो इसका आंसर हो जाएगा अंगूर। और अंगूर के साथ में एक और इसमें आप प्लस कर लेंगे और वो है केला, बनाना। ठीक है, यहां से टार्ट्रिक एसिड प्राप्त किया जाता है। बाकी सेब, टमाटर, इनसे तो आपको पता है कि ओके, सिट्रिक एसिड। राइट, और टार्ट्रिक एसिड अंगूर और केला से। ठीक है, (72) हो गया हमारा, है ना। (73) नंबर क्वेश्चन, द एसिड यूज्ड इज आई वॉश्ड, मतलब आई वॉश के लिए जो एसिड इस्तेमाल किया जाता है उसका क्या नाम है? तो बोरिक एसिड होता है। इसका आंसर बोरिक एसिड होगा। ये बोरान का ही एक रूप है। ठीक है, और ये एक तरीके से एंटीसेप्टिक होता है और इनसे कई इंसेक्टिसाइड्स को मारने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बोरिक एसिड का। तो इसका इस्तेमाल एंटीसेप्टिक में होता है, इसलिए आई वॉश के लिए, हाँ वही आप आंखें धुलने के लिए। राइट, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है बोरिक एसिड का। ठीक है,
एक आदर्श गैस, एन आइडियल गैस इफ वन विच ओबेज, यानी एक आदर्श गैस किस सिद्धांत का पालन करता है, राइट। तो एक आदर्श गैस जिसमें प्रेशर हो और मास हो, राइट, तो ये गैस कानून ही इसका आंसर होगा। एन आइडियल गैस इफ वन विच ओबेज गैस लॉ, ठीक है। हालांकि इसी पर बॉयली और चार्ली और ने भी अपना एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लेकिन एक आदर्श गैस का जो पालन करता है वो है गैस लॉ, यानी गैस कानून, ठीक है। फिर आपके रसोई गैस में, घरेलू रसोई गैस में अधिकतर यूज होता है वो है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, लिक्विफाइड ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर आपसे किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है स्टेट पीसीएस के। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। तो बोरोन होता है ये सेल वॉल के लिए, मतलब आपने सुना होगा कोशिका भित्ति जो बनती है, तो कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए बोरोन इंपॉर्टेंट होता है, कोशिका भित्ति, ठीक है। फिर जिंक होता है आपका क्लोरोफिल के लिए, क्लोरोफिल के निर्माण में जिंक इंपॉर्टेंट है, तो जिंक इंपॉर्टेंट हो गया इसके लिए, राइट। फिर तांबा इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, सोडियम है जो ऐसा एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा, सोडियम, राइट। इन तीनों के इंपॉर्टेंस हमने बता ही दिए, इन तीनों के इंपॉर्टेंस है, सोडियम का इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बेबी ब्लू सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार है। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है आपके एग्जाम में, तो आप इसका आंसर ध्यान रखिए, आर्सेनिक इसका आंसर हो जाएगा। आर्सेनिक से बेबी ब्लू नामक सिंड्रोम होता है, बीमारी होती है, ठीक है। आर्सेनिक और बेबी ब्लू सिंड्रोम। निम्नलिखित में से कौन एक महान गैस नहीं है, राइट। महान गैस का मतलब ये महान ये है नोबेल, नोबेल गैस, ठीक है, पूछने का मतलब। तो नोबेल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये नोबेल गैस हैं। हाइड्रोजन एक नोबेल गैस नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और अगर आप जानना चाह रहे हैं कौन कौन सा नोबेल गैस होता है, अच्छा एक बात और है, नोबेल गैस के तो काफी बड़ी लिस्ट है, तो आप उसको लिस्ट को देख सकते हैं। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसका केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको नोबेल गैस में नहीं रखा जाता हाइड्रोजन को, ठीक है। हमने कहां तक कर लिया, फाइटोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते हैं, तो किसका अध्ययन करते हैं, तो हाँ फाइटोलॉजी है। फाइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट एल्गी, ठीक है। इसमें हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, राइट, इनके विकास और इनके बाकी चीजों का अध्ययन करते हैं इसमें शैवाल के, ठीक है, तो इसको फाइटोलॉजी विज्ञान कहते हैं, राइट। टैक्सोनॉमी के पिता कौन है, तो टैक्सोनॉमी के पिता हैं कैरोलस लिनियस, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, कैरोलस लिनियस टैक्सोनॉमी के पिता माने जाते हैं, ठीक है। खमीर एक महत्वपूर्ण सोर्स है, खमीर यानी इसको इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं, ईस्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ
विटामिन बी, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन बी का। क्या? खमीर इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं ईस्ट, राइट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंथ्रेक्स एक तरीके का रोग होता है, राइट। विच इज द काउज ऑफ एंथ्रेक्स डिजीज? तो ये एंथ्रेक्स ही है। एक सेकेंड, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, राइट। तो हम ये कंफर्म कर लें कि ये एंथ्रेक्स के बारे में ही पूछ रहा है या नहीं। एंथ्रेक्स ही है। विच इज द काउज ऑफ एंथ्रेक्स? ठीक है, एंथ्रेक्स डिजीज किसके कारण होता है? तो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के कारण होता है, राइट। एक बैक्टीरिया जनक रोग है एंथ्रेक्स, ठीक है। इसका नाम है बैसिलस एंथ्रेक्स होता है, ठीक है। बैसिलस इसका नाम ही है एंथ्रेक्स। बैसिलस एंथ्रेक्स, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा इस रोग का, ठीक है। पौधों में पाए जाने वाला हरा वर्णक प्रकाश संश्लेषण करता है, राइट। इसको भी थोड़ा सा इंग्लिश दिखना पड़ेगा। द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट दैट परफॉर्म फॉर फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोफिल। इसमें पाए जाने वाला एक हरा वर्णक होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। गेहूं का रतुआ, अब ये देखना पड़ेगा कि इसका इंग्लिश क्या है। रस्ट, ओके, रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है। तो रस्ट ऑफ व्हीट होता है फंगल इन्फेक्शन, फफूंद रोग। फफूंद को ही फंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये फंगल रोग है, ठीक है। गेहूं का रतुआ यानी रस्ट। चलिए, तो इसका आंसर हो गया आपको। अब एक क्वेश्चन का आंसर हम और करेंगे। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, राइट। ये अभी पहले, थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन देखा था, तो ये क्वेश्चन इसके आंसर भी नहीं है। हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन पर काम करता है, ठीक है। परमाणु संलयन यानी फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है और इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, ठीक है। तो 85 क्वेश्चन कट गया। बाकी के क्वेश्चन आपके हरियाणा स्पेशल के हैं और हरियाणा के स्पेशल क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन देंगे बीके सर, ठीक है। तो तब तक आप लोग इसका आंसर देखिए और एनालाइज करिए। साथ में एक दो आपको सजेशन दूंगा कि आप हिंदी हो या इंग्लिश हो, पेपर जो आयोग बनाता है वो इंग्लिश में बनाता है और कहता है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो हम इंग्लिश के शब्द को मानेंगे, राइट। तो आप लोग हिंदी पढ़ें, साथ में इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का भी ध्यान रखें, ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। कई बार बच्चों को पता रहते हुए भी उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ी, ठीक है ना। चलिए, अब कल अपना एक टेस्ट है, उसको आप लोग दीजिए, फिर हम उसका आगे का एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।